हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है 7वीं क्लास। जैसा कि आप लोगों को पिछले 6 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग भी वर्णमाला पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्णमाला एक बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसको बहुत ही गहराई के साथ आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करते हुए ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और जो आपकी पिछली क्लासें हैं उसे ज़रूर एक बार रिवाइज किया करिए ताकि वह याद रहे। ठीक है, हम लोग पिछली जो क्लास लिए थे, पिछली क्लास में हम आपका व्यंजन पढ़ा रहे थे और व्यंजन के अंदर व्यंजन का भेद बता रहे थे। तो व्यंजन के जो भेदों में अध्ययन की सरलता के आधार पर बताया गया था वह कितने होते थे? 3। कौन कौन से बताए थे? स्पर्श व्यंजन या उन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ की 4 और ऊष्म की 4। 25, 4, 29, 4, 33। यही 33 व्यंजन ही व्यंजनों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो आज इस अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? अगली क्लास में हम लोग देख रहे हैं प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका व्यंजन का प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है, पहला तो हम लोग अध्ययन की सरलता के आधार पर पढ़ लिए, दूसरा हेडिंग हम लोग बनाएंगे प्राणवायु या वायु संवेग भी इसे कहते हैं। प्राणवायु या वायु संवेग के आधार पर व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? इसके आधार पर 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। ठीक है, इन्हें कहीं कहीं अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, आप दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है अल्प, इसमें लिखा है महा। ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा या छोटा, ठीक है, या कम होता है। ठीक है, अल्प का मतलब हम लोग यहाँ कम से ले लेते हैं, कम, और प्लस वायु का मतलब होता है, देखिए इसे 2 भागों में हम लोग अगर तोड़े, अल्प प्लस प्राण। ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है? वायु से होता है। ठीक है, हमारे अंदर जो वायु प्रवाहित होती है उसे ही प्राण कहते हैं। जब वायु चलती है, हमारे अंदर सांस लेते हैं, तभी तो हमारे प्राण जिंदा रहते हैं। तो हम लोग प्राण का अर्थ किससे लेते हैं? वायु से लेते हैं। जब हमारी सांसें अंदर बाहर आती जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो देखिए एकदम परिभाषा बहुत ही साधारण है। परिभाषाओं पर मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अन्यथा आपके पास जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न इसके अंदर से पूछे जाते हैं। आपसे परिभाषा बहुत ही नाम मात्र कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो परिभाषा आपसे नहीं पूछता है। आपसे यह पूछता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या बताइए, कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसकी जो परिभाषा सामने आपके निकल के आ जाएगी वह क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु प्रवाहित हो, मुख से कम वायु प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो जब हम बोलते हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब दूसरा वाला का अगर हम संधि विच्छेद करें, शाब्दिक विच्छेद, तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, महा प्लस प्राण। महा का मतलब होता है अधिक, ठीक है, प्राण का मतलब है वायु। ठीक है, इसकी भी परिभाषा आप लोग अपने से ही बना सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, अब बात यह आती है कि यह अल्प प्राण में कौन कौन आएगा और महाप्राण वर्णों में कौन कौन से वर्ण आएंगे। यही बात आपको गौर करनी है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अल्प प्राण वर्णों में कौन कौन आएगा?
अल्प प्राण वर्णों में आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन आता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस या इसके अलावा एवं कौन आता है? अंतस्थ व्यंजन प्लस इसके अलावा सभी स्वरों को भी, सभी स्वर जो होते हैं वह भी क्या होते हैं? अल्प प्राण की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके? 4, और ये कितने हैं? 11। ठीक है, अगर आप काउंट करते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे? अब आप लोगों को यह पता है प्रत्येक वर्ग, मैं बार बार आप लोगों को नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि आप लोग पिछली क्लास अगर देखेंगे तो उसमें मैं वर्गीय व्यंजन बताया हूं, तो वहीं से मैंने कहा था कि इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बार बार आपके सामने यह शब्द आएगा, प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब एक आपका का वर्ग था, चा वर्ग था, टा वर्ग था। ठीक है, का, च, ट, त, पा, यही आपके 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन होता है? जैसे ये मैं एक लिख दे रहा हूं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला कौन हुआ? ये। तीसरा कौन हुआ? ये। और पांचवा कौन हुआ? ये। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। आप चाहे तो इन्हें बोल कर भी देख सकते हैं। का बोलेंगे तो खा की अपेक्षा का में कम वायु प्रवाहित होती है, जबकि आप ख बोलेंगे तो देखेंगे हाथ लगाएंगे तो अधिक वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या बचा? अब बहुत लोग होते हैं कि रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं, रटने पर आप लोग कम बल दीजिए, समझने पर अधिक बल दिया जाए। ठीक है, समझने पर क्या बल दिया जाए? यदि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्पप्राण हो चुका। ठीक है, अब जो कुछ बचा वो क्या हो जाएगा? महाप्राण ही तो होगा। अब रटने की क्या आवश्यकता है? यदि आप जब कभी 2 चीज़ों में द्वंद्व होता है, मैं अपनी क्लास में भी यही समझाता था कि जब कभी आपको 2 चीज़ों में द्वंद्व समझ में आए तो सदैव एक चीज़ में 100% श्योर हो जाइए। यदि आप एक चीज़ में श्योर रहेंगे तो कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, और आप यह जान सकते हैं कि जो अगला होगा वह क्या होगा? महाप्राण ही होगा, क्योंकि हमने तो अल्प प्राण रट लिए। ठीक है, समझ लिए किसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का। और आप चाहे तो बोल कर भी कर सकते हैं, का, ग, अंगा को बोलेंगे तो कम वायु प्रवाहित होगी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग से ऐसे लिया जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। लोग इसे याद कर लेते हैं 135, लोग इसे याद कर लेते हैं कि विषम स्थानों पर जो आए उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अब आइए महाप्राण देख। अभी मैं आपको बाकायदा फिगर बना के पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे किसे याद करना है। रटना नहीं है, मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं वर्णमाला लिखता हूं वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए महाप्राण क्या होता है। महाप्राण में अब देख लीजिए बचा क्या था? ये दूसरा बचा था, और कौन बचा था? चौथा बचा था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट में कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण प्लस बचा क्या है? अंतस्थ के बाद ऊष्म बचा है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्ग तक आप ऐसे ही जाएंगे नीचे तक। ठीक है, तो आइए जो है क्या करते हैं कि अब इसका एक फिगर बनाते हैं और उसी में मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला आप लोगों को इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे वर्णमाला को तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है। जिसको नंबरिंग करना हो वह नंबरिंग से याद कर ले, सरलता के अनुसार से। मेरा कहना यह है कि यदि आप एक चीज़ में श्योर हो जाओ, या तो आप महाप्राण रट लो या तो अल्पप्राण, जो बचेगा वही तो होगा। यदि आपने अल्पप्राण को रटा है तो जो बचेगा सभी क्या होंगे, महाप्राण होंगे। दोनों पर रटने पर जोड़ देंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, अगर आप लोगों को ऐसे सीखना है, वर्णमाला हमेशा दिमाग में इसी तरह से फिट कर लीजिए कि जब आप एग्जाम में बैठें 3-4 बार इसी प्रकार से आप लिख लेंगे वर्णमाला को, तो ऐसे ही आपके जहन में बस जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में यही हमेशा रहेगा। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, AM में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, AM तो जानते हैं ना, AM का सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है, चाहे जैसे MA नहीं करना है, AM कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी एक तरीके की ट्रिक समझ लीजिए। या तो जिन्हें समझ में ना आए वो अपना नंबरिंग से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प आपके सामने हैं, जो आपको सही लगे। AM रखेंगे तो इसे आप रखते चले जाइए बस इसी प्रकार। और अच्छी बात यह है AM की कि जो नीचे है, नीचे भी हमको क्या रखना है, AM ही रखना है। यहाँ पर A लिखना है, यहाँ पर M। अब A का मतलब हम लोग आपको बता दे रहे हैं, A का मतलब होगा अल्पप्राण, M का मतलब होगा महाप्राण। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब ये जो आपका रॉ बनेगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, इस तरीके से याद करना है। ठीक है, इस तरीके से आप जब याद करेंगे तो आपको सभी रॉ में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अल्पप्राण वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक आएगी, यह सिर्फ प्रत्येक वर्ग मतलब का से माँ तक, यहीं तक तो स्पर्श व्यंजन है, वहीं तक वर्ग काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन अल्पप्राण की, ये महाप्राण की, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण। और ये जो सीधी लाइन है, इस तरफ लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलम आपका जाएगा ये आपका जो हो जाएगा, ये पूरा पूरा अल्पप्राण होगा और ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम आप लोगों को अघोष और सघोष बताते हैं। ठीक है, अघोष और सघोष बताते हैं, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे हम अघोष सघोष बताते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा आपका भेद है वो क्या है, तारत्व कहे या कंपन कहे या घोषत्व कहे। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। इनके आधार पर जो व्यंजन वर्ण का भेद है वो 2 भेद होता है। आपसे जब कभी पूछे तो इसके आधार पर कितने भेद आप बताएंगे, सिर्फ 2 भेद। ठीक है, कौन कौन सा, एक आपका अघोष और दूसरा सघोष। सघोष ना दे, घोष अकेले भी दिया रहे तो इसका मतलब है कि कंपन के साथ। घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है कंपन। ठीक है, कंपन कहाँ होता है, आप जब यहाँ हाथ लगाएंगे अपने गले के पास ऐसे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, नाद मिलेगा, तारत्व मिलेगा, एक कंपन होता है गले में। ठीक है, उसी के आधार पर कुछ जो है आपके वर्ण का अंतर बताया गया है, जिसे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूजन की वजह से इसमें भी गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं भी आप लोगों को अभी जैसे उसको बताया अल्पप्राण और महाप्राण, उसमें एक चीज़ आप रट लीजिए, बाकी दोनों चीज़ें रटने का प्रयास बहुत ही कम किया करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपको करना है कि इसकी थोड़ी सी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि कैसे इसे हम परिभाषा में व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। ठीक है, जैसे हम लोग घोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र कंपन नहीं करता है या बहुत कम मात्रा में कंपन करता है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जिसमें कंपन होगा उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। सघोष क्या होता है, जस्ट इसी का विपरीत हो जाएगा। ऐसे व्यंजन वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र अधिक कंपन करता है या अधिक तारत्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। ये कंपन के आधार पर है, जब ज़्यादा होगा तो सघोष होगा, जब बहुत अल्प मात्रा में नाम मात्र का होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, सॉरी, अघोष कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अघोष में आता कौन कौन है। जो जहां से प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है और सघोष वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अघोष वर्ण क्या होता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग, ये का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, एवं प्लस में हम लोग और क्या जोड़ देंगे, एवं आपके पास और क्या बचा है, ये। अब नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि ये जो हा था अभी तक यहाँ था, अब हम स्थापित कर दिए, इसे ऊपर कर दिए। यही चीज़ आपको अघोष और सघोष में याद रखनी है। बाकी अल्प प्राण व महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख सकते हैं। यह हा कहाँ भी स्थापित हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये जो आपका तीनों सा है, ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा और ये दंत सा, तीनों सकार ध्वनियाँ किस में आएंगे, अघोष वर्णों में आएंगे। ठीक है, इनको बोलते समय कम कंपन होता है, इसलिए यह अघोष कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा एवं तीनों सा। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का अगर हम ये ले लेंगे पहला दूसरा, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10, तो प्रत्येक वर्ग का कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3 ये हैं, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 13 वर्ण। ठीक है, अब बताइए, पूरे वर्णमाला में 13 ही वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं। ठीक है, जो क्या हैं, अघोष हैं, बाकी सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सघोष। अब बताइए, क्या रटने की आवश्यकता है क्या? अगर आप रटेंगे तो आप जो है फेल हो जाएंगे, आप लोग परीक्षा को नहीं क्रैश कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जब नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग में आपकी गणना इधर से उधर हो जाएगी। हम कहते हैं 13 रटना ज़्यादा उचित है कि इसके बाद का जो बचा हुआ है 52 वर्णों में, वो रटना ज़्यादा जरूरी है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ अल्प प्राण रटे रहिए, अल्प प्राण को याद रखिए, चाहे जिस तरीके से, तीनों सकार ध्वनियाँ और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा शुरुआत वाला, बस क्या होता है, अघोष होता है। बाकी सब जो बचते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का, अब बचा कौन था, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है, प्लस और कौन बचा है। अब हम इसे अंतस्थ तो लिख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हा सम्मिलित हो गया है, इसलिए हमें इसे पूरा लिखना पड़ेगा, या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, और प्लस क्या आते हैं इसमें, सभी स्वर भी आते हैं। यह नोट पॉइंट में आप लोग लिखेगा, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से यह याद रखना है। और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं। यह आपका नोट पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना है। बस आप इतना याद रखिए, बाकी जो बचेगा वह सघोष ही होगा। रटने की क्या आवश्यकता है कि आप रटिए तीसरा चौथा पांचवा, यारा लावा सा, यारा लावा हा और सभी स्वर। इतना रटने से बेहतर है कि आप इतना याद रखिए कि 13 वर्ण ही पूरे हिंदी वर्णमाला में अघोष होते हैं। बाकी जितने भी वर्ण बचते हैं वह सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आज की क्लास थी, आज इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं आप लोगों को व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे आप लोगों को स्वरों में बताए थे कि कैसे उच्चारण स्थान होता है, कहाँ से निकलते हैं, वैसे व्यंजन में भी उच्चारण स्थान होता है। इसको भी देखना है कि कौन सा व्यंजन वर्ण कहाँ से किस जगह से उच्चरित होता है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। और आप लोग यह करिए कि जो क्वेश्चन होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अभी तो आपको इसमें एक भेद और है, बोलने के आधार पर। ठीक है, व्यंजन को बोलने के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद, वो भी अभी पढ़ाना है, उसको मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। लेकिन आप लोग क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा, और यह आप लोग ध्यान दीजिए, जिस दिन वर्णमाला खत्म होगा उस दिन मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चनों का महासंग्राम लाऊंगा, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा जो पूछे गए हैं, पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, और जिन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।